अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दिन आप बैंक जाएं और अपना डिपॉजिट किया हुआ पैसा वापस मांगे, लेकिन बैंक वो पैसा देने से मना कर दे तो आप गुस्सा होंगे। अरे मेरा पैसा है, बैंक मुझे ही देने से क्यों मना कर रहा है। अगर आज ही सब लोग बैंक जाकर अपना पैसा वापस मांग लें तो बिलीव मी बैंक बंद हो जाएगा। दोस्तों ये कोई मजाक नहीं, ना ही ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बल्कि यही बैंकिंग सिस्टम है। आप शायद सोच रहे होंगे भाई मेरा पैसा मेरा है, बैंक के पास ही तो पड़ा है, जब चाहेंगे ले लेंगे। लेकिन सच ये नहीं है। बैंक आपका पैसा रखता नहीं, बैंक आपका पैसा यूज करता है। जब आप बैंक में 1 लाख रुपया डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसे लॉकर में रखकर लॉक नहीं कर देता। वो पैसा बैंक किसी और को लोन पर दे देता है और फिर उस लोन पर इंटरेस्ट कमाता है। मतलब आपका पैसा आपके पूछे बगैर किसी और के बिजनेस, घर या गाड़ी में लगा दिया जाता है और इसी रूल पर पूरी दुनिया का फाइनेंस सिस्टम चल रहा है। अब सवाल ये है कि अगर बैंक हमारा पैसा यूज करता है, प्रॉफिट कमाता है, तो हमें क्या मिलता है। और बैंक इतना पैसा कमाता कैसे है जबकि उसके पास फैक्ट्री नहीं होती, ना प्रोडक्ट होती है, ना कोई शॉप होती है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि बैंक पैसा कैसे कमाता है, इंटरेस्ट का असली गेम क्या है और आप बैंक के कस्टमर हो या इन्वेस्टर। सबसे पहले ये समझ लें कि बैंक असल में होता क्या है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों का पैसा संभालता है और उनको सर्विसेज देता है, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग, पेमेंट्स और लोन्स। यानी बैंक सिर्फ एक जगह नहीं जहां पैसे रखे जाते हैं, बैंक उस पैसे से बिजनेस करता है। बैंक दो तरह के लोगों के साथ डील करता है, डिपॉजिटर जो पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, बोरोवर्स जो पैसा लोन के तौर पर बैंक से लेते हैं। ये दोनों ही बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब गेम शुरू होती है इन दोनों यानी डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में। फर्ज करें डिपॉजिटर ए है जो बैंक में सेविंग अकाउंट लेता है और 1 लाख रुपए जमा करवा देता है, और बोरोवर बी है जो बैंक से लोन उठाता है। अब ए को 1 लाख सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाने पर 9% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। पाकिस्तान में मोस्टली बैंक सेविंग अकाउंट पर 7.5 to 9% पर एनम इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो 9% के हिसाब से 1 लाख पर 9,000 रुपए इंटरेस्ट हुआ जो ए को एनुअली मिलेगा। अब जो बी है वो बैंक से 1 लाख का लोन लेता है। पाकिस्तान में मोस्टली बैंक 17% से 37% तक पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो 17% के हिसाब से 17,000 रुपए बनते हैं जो बैंक इंटरेस्ट की सूरत में ले रहा है। अब 9,000 और 17,000 रुपए में जो डिफरेंस होता है वो बैंक की कमाई है। इसी तरह बहुत सारे लोग बैंक को डिपॉजिट दे भी रहे होते हैं और बैंक से लोन ले भी रहे होते हैं। अब कुल मिलाकर बात करी जाए तो बैंक आपके पैसे पर आपको इंटरेस्ट दे भी रहा होता है और आपसे ज्यादा कमा भी रहा होता है। ये बैंक के बिजनेस मॉडल का मेन पिलर है। दोस्तों यहाँ आपकी तरह मेरे दिमाग में भी एक सवाल उठ रहा है, क्या हर लोन वापस आता है? तो जवाब है नहीं। होता क्या है, बैंक कुछ लोन्स 90 दिन के लिए देता है। तब इस लोन को 90 दिनों में कोई वापस नहीं कर पाता और लोन 90 दिनों से ओवरड्यू हो जाए तो बैंकिंग टर्म्स में इसे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स यानी NPLs कहा जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर कोई लोन वापस ही नहीं करता तो बैंक उस पैसे को रिकवर कैसे करता है? वेल, बैंक हर किसी को लोन नहीं देता। जिसको देता है तो चंद चीजों की बेस पर लोन देता है। पहली चीज है क्रेडिट स्कोरिंग। बैंक आपकी सैलरी, बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। दूसरी चीज है कोलेटरल। अगर होम लोन लिया तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रख ली जाती है। कार लोन लिया तो कार के पेपर्स बैंक अपने पास रखता है। तीसरी चीज है प्रोविजनिंग। बैंक हर लोन के अगेंस्ट पैसा रिजर्व रखता है, अगर लोन डिफॉल्ट हो जाए तो सिस्टम को क्रैश होने से बचाया जा सके। और चौथी चीज है हायर इंटरेस्ट। रिस्की लोन्स पर बैंक ज्यादा इंटरेस्ट लगाता है। कुल मिलाकर बात करी जाए तो बैंक हर किसी को लोन नहीं देता। अगर कोई लोन वापस नहीं कर सके तो बैंक गिरवी रखी हुई चीजें सेल करके अपने पैसे रिकवर कर लेता है। अब थोड़ा टेक्निकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे बैंकिंग लैंग्वेज में फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कह करके बुलाया जाता है। इस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक बैंक लोगों का डिपॉजिट किया हुआ सारा पैसा अपने पास नहीं रखता। वो सिर्फ 10% पैसा रिजर्व में रखता है और बाकी का 90% लोन में दे देता है। यानी
यानी अगर आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए तो बैंक सिर्फ 10,000 रुपए अपने पास रखेगा, बाकी का 90,000 लोन दे देगा। इसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। पूरी दुनिया के बैंक्स इसी रूल पर काम करते हैं। ये रूल हर मुल्क का सेंट्रल बैंक सेट करता है। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस रूल को इम्प्लीमेंट करवाता है। ये रिजर्व रूल इसलिए बनाया गया है कि बैंक कम लैंड करें, कहीं लालच में आकर बैंक सारा पैसा ही लोन में ना दे दे, क्योंकि अगर सारा पैसा लैंड कर दिया जाए तो डिपॉजिटर जब अपना पैसा वापस निकलवाने के लिए जाएंगे तो बैंक के पास डिपॉजिटर का पैसा वापस करने के लिए कैश मौजूद होना चाहिए, और इसी रूल की वजह से पैसे की सर्कुलेशन चलती रहती है। बैंक के सोर्स ऑफ इनकम पर वापस आते हैं तो बैंक सिर्फ लोन इंटरेस्ट स्प्रेड से नहीं कमाते। बैंक्स ने कुछ और सोर्स भी पैदा कर रखे हैं। जैसे हर अकाउंट होल्डर से अकाउंट मेंटेनेंस फीस चार्ज करी जाती है, जो तकरीबन हर साल इंक्रीज होती रहती है। इसके अलावा एटीएम चार्जेस, यानी जब हम अपने अकाउंट वाले बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक का एटीएम यानी ऑफ नेट यूज करते हैं तो हमें 2026 की अपडेट के बाद 35 रुपए पर ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। फिर ट्रांजैक्शन फीस, जब हम मोबाइल एप्लीकेशन से IBFT यानी इंटर बैंक फंड ट्रांसफर की बजाय किसी दूसरे बैंक अकाउंट को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हमें उसका 0.1% चार्ज एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अगर कोई लोन की पेमेंट डिले करता है तो लेट पेमेंट चार्जेस भी बैंक की एक्स्ट्रा इनकम में शामिल होते हैं। इसके बाद आता है बैंक का हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मींस क्रेडिट कार्ड। इसमें बैंक आपको पहले पैसा यूज करने को देता है और अगर टाइम पर वापस ना करें तो बैंक हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर कोई पे नहीं कर पाया तो बैंक वाली मैडम की कॉल आती है, सर अगर आप चाहें तो ड्यू अमाउंट की इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हैं। डीप डाइव किया जाए तो समझ आती है कि इंस्टॉलमेंट्स करवाने के भी क्रेडिट कार्ड होल्डर से पैसे चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा उस मर्चेंट से भी फी ली जाती है जिसके पास क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी जाती है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो में जो भी डिस्कस किया गया वो कन्वेंशनल बैंकिंग कहलाता है, लेकिन 1980 में इस्लामिक बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। आइए थोड़ा इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में फर्क को समझते हैं और फैसला करते हैं हमें कौन सा बैंकिंग सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का शेयर 20% है और एसेट्स 10 ट्रिलियन रुपए के करीब है। पहले समझते हैं कन्वेंशनल बैंकिंग में इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम होता है, यानी सूद सिस्टम होता है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में प्रॉफिट शेयरिंग होती है जो मुदारबा या मुशारका कहलाती है। मुदारबा मतलब कि जब किसी भी कारोबार में 2 लोग शामिल होते हैं, एक बंदा पैसे इन्वेस्ट करता है, दूसरा अपनी एक्सपर्टीज और टाइम इन्वेस्ट करता है, उसे मुदारबा कहते हैं। जबकि मुशारका में एक ही बिजनेस में जब कोई से भी 2 लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इक्वली ऑथोराइज्ड होते हैं उस बिजनेस में, उसे मुशारका कहते हैं। कन्वेंशनल बैंक डायरेक्ट लोन देता है जबकि इस्लामिक बैंक एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग करता है, जिसको डेफिनेशन के मुताबिक मुदारबा कहते हैं। कन्वेंशनल में फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में रिस्क शेयरिंग होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कन्वेंशनल में शरिया कंप्लायंस नहीं होती जबकि इस्लामिक बैंकिंग में शरिया बोर्ड की अप्रूवल जरूरी होती है। बड़ी सादा सी मिसाल से समझा जाए तो आपको 5 लाख रुपए की एक कार खरीदनी है। कन्वेंशनल बैंक आपको 5 लाख रुपए 20% इंटरेस्ट पर लोन दे देगा। अब आपको टोटल 6 लाख रुपए वापस करने होंगे, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में बैंक खुद कार खरीदेगा 5 लाख की, लेकिन आपको 6 लाख में इंस्टॉलमेंट्स पर बेच देता है। एंड कैलकुलेशंस सेम रहती हैं, सिर्फ प्रोसेस चेंज होता है। इसलिए इस्लामिक बैंकिंग को एसेट बेस्ड रखा गया है। यहाँ तक आते आते मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है, इतने झमेले में पड़ने की जरूरत ही क्या थी? बैंक्स को बनाने की जरूरत ही क्यों पेश आई? आइए समझते हैं बैंक्स इतने जरूरी क्यों हैं। बैंक्स किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का इंजन होते हैं। जैसे किसी भी स्मॉल बिजनेस को 1 करोड़ का लोन मिला तो वो फैक्ट्री एक्सपेंड कर सकता है, मशीनरी खरीद सकता है, 50 लोगों को जॉब्स दे सकता है। दूसरा फायदा ये है कि मिडिल क्लास फैमिलीज फाइनेंसिंग की सपोर्ट के साथ अपना घर खरीद सकती हैं। होम लोन से रियल एस्टेट एक्टिव रहता है। और तीसरा फायदा डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, मोटरवेज, हॉस्पिटल्स, मेट्रो, इस तरह के सब प्रोजेक्ट्स बैंक की फाइनेंसिंग से पॉसिबल हो पाते हैं। किसी ने कहा था हर सिक्के के 2 रुख होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बैंक्स की भी डार्क साइड है, जैसा कि हाई इंटरेस्ट रेट्स। कभी कभी लोन लेने वाला इस दलदल में इतने बुरे तरीके से फंस जाता है कि सारी जिंदगी निकल नहीं पाता। दूसरा मसला है हिडन चार्जेस,
स्पेशली क्रेडिट कार्ड चार्जेस, जिसकी ये लोग आम बंदे को बिल्कुल भी समझ नहीं आने देते कि क्रेडिट कार्ड होल्डर के जिम्मे चार्जेस कहां से लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल चैनल है। इसी तरह का कंटेंट आपको इन फ्यूचर भी मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अल्लाह हाफिज।